हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम डिज़ाइन में छोटा सा हम लोगों ने कुछ समरी भी देखी थी, लाइक इनपुट डिज़ाइन, आउटपुट डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन, डेटाबेस डिज़ाइन, फाइल डिज़ाइन। उसी को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं, ठीक है, इस सेशन में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिस्टम डिज़ाइन डिस्कस किया था। अभी इस क्लास में हम लोग इसी को थोड़ा सा और एलोबरेट करके पढ़ेंगे, सिस्टम डिज़ाइन की और भी कुछ पोर्शंस को, लाइक कि जब आप सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें एक पॉइंट आता है कि डिज़ाइन एक्यूरेट डेटा एंट्री प्रोसीजर। डिज़ाइन डेटा एंट्री यानी कि सॉफ्टवेयर में जहाँ से जिस पोर्शन से डेटा की एंट्री होगी। जब सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे तो डेटा की जाहिर सी बात है कि उसमें इनपुट देंगे, आउटपुट निकलेगा। तो इनपुट जहाँ पर देंगे, जहाँ पर डेटा की एंट्री होगी, वो कह रहा है कि जो डेटा एंट्री होगी वहाँ के लिए हमारे पास जो कोडिंग होनी चाहिए वो हम कोडिंग कैसे करेंगे? इफेक्टिव कोडिंग होगी, ठीक है, इफेक्टिव कोडिंग। और क्या पॉइंट्स है इसमें? इफेक्टिव कोडिंग होगी, और जो कोडिंग होगी उसमें जैसे कई तरह के कोड होते हैं, जैसे लाइक आप उसमें फंक्शंस कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है, फंक्शन कोड्स। फंक्शन कोड्स का मतलब होता है कि जैसे कोई एक की दबाया और उसका फंक्शन लिख करके आ जाता है। जैसे आप शहर का नाम सेलेक्ट करते हैं, ए लिखते हैं इलाहाबाद लिख के आ जाता है, पी लिखते हैं प्रयागराज लिख के आता है, डी लिखते हैं दिल्ली आ जाता है। तो वो फंक्शन कोड्स होते हैं। तो उस तरह की हमारे इफेक्टिव कोडिंग होनी चाहिए ताकि यूजर को पूरा टाइप ना करना पड़े, वो इजीली डेटा को डेटा जो है वो एंट्री कर ले, ठीक है। और जो हमारे कोड्स होने चाहिए, जैसे हम इसका भी यूज कर सकते हैं कोडिंग में, सीक्वेंस कोड। सीक्वेंस कोड क्या होता है? सीक्वेंस कोड में जैसे कि कोई सीरियल नंबर है, 1 2 3 4, इसको हम सीक्वेंस कोड कहते हैं, ठीक है, या ABCDEFGH सीक्वेंस में। और फंक्शन कोड क्या है कि अगर हम एन दबाएं तो न्यू दिल्ली आ जाए, ए दबाएं तो इलाहाबाद आ जाए, वी दबाएं तो वाराणसी आ जाए, डी दबाएं तो दिल्ली आ जाए, ठीक है, एल दबाएं तो लखनऊ आ जाए। ऐसे करके ये फंक्शन कोड्स होते हैं, इसको निमोनिक कोड्स भी बोलते हैं, निमोनिक कोड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ इफेक्टिव कोडिंग की कुछ गाइडलाइन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। गाइडलाइन ऑफ गाइडलाइन ऑफ इफेक्टिव कोडिंग। गाइडलाइन ऑफ इफेक्टिव कोडिंग, इसमें क्या है कि आपके जो कोड्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? कंसाइज होने चाहिए, कंसाइज कोड्स। कंसाइज कोड्स का मतलब होता है जैसे इलाहाबाद है, पूरा पूरा इलाहाबाद ना हो, ALLD हो, कंसाइज कोड्स कहते हैं उसको। जैसे ऐसे ALLD, इस तरह से। उत्तर प्रदेश पूरा ना हो, क्या हो? यूपी हो, MP हो। मध्य प्रदेश पूरा ना लिखे, हम बस MP लिख दें, ठीक है। और कोड्स जो हो, कोड्स कैसे हैं? स्टेबल हो। स्टेबल का मतलब होता है कि नहीं कि बार बार चेंज हो रहा है। इलाहाबाद के लिए कभी AL यूज हो रहा है, कभी ALD यूज हो रहा है। स्टेबल होना चाहिए, मतलब जैसे इलाहाबाद है तो इलाहाबाद का कोड मान लीजिए ALLD है, तो अब ऐसा नहीं है कभी AL यूज कर रहे हैं आप, कभी आप AD यूज कर रहे हैं, कभी आप ALD यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। कैसा हमेशा होना चाहिए? हमेशा कोड ALLD होना चाहिए। इसे हम कहते हैं कीप कोड स्टेबल। और कोड्स कैसे होने चाहिए?
और आप जो कोड्स यूज करेंगे ये सब इनपुट के लिए है, जब आप इनपुट देते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन करके, जब एंट्री कर रहे होते हैं, जब डेटा आप एंट्री करते हैं तब के लिए है। ठीक है, तो डेटा एंट्री के टाइम की बात है ये। और इसमें क्या है कि आप यूनिक कोड यूज करें। यूनिक कोड का मतलब होता है, यूनिक कोड का मतलब होता है जैसे मान लीजिए डेल DEL, ये आपने यूज करा दिल्ली के लिए, तो डलहौजी के लिए भी यही यूज नहीं होना चाहिए, ये दिल्ली के लिए होना चाहिए। डलहौजी के लिए DAL यूज कर लिए, वो डलहौजी हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से हमारे वो अलग अलग होने चाहिए सिंबल। जैसे मान लीजिए आपने SI यूज करा, आपने कहा SI जो है वो शिमला के लिए है, और SI यूज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये श्रीनगर के लिए है। तो हमें ये नहीं करना है, हमारे कोड्स कैसे होने चाहिए, कोड कैसे होने चाहिए, यूनिक कोड होने चाहिए, अलग 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 सारे कोड्स होने चाहिए। ठीक है, ये कुछ गाइडलाइंस हैं, आप पेज नंबर 107 पे आप पढ़िएगा, और भी गाइडलाइंस है। और आप डेटा एंट्री के लिए, डेटा एंट्री के लिए कि डेटा आप कहाँ कहाँ से एंट्री करा सकते हैं। एक तो आप डेटा को टाइप करा के एंट्री करा सकते हैं, टाइप करके, टाइप टेक्स्ट टाइप करिए और डेटा की एंट्री कर दीजिए। ठीक है, एक हो सकता है आप कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसमें अटैच कर दीजिए, स्कैन अटैच कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी कैप्चर मेथड हो सकता है, लाइक आप कोई फोटो लेना चाहते हैं तो कैप्चर कर सकते हैं आप कैमरा से। ठीक है, कोई वॉइस इनपुट डिवाइस हो सकती है, मतलब आप आवाज़ को इनपुट देना चाहते हैं तो वॉइस इनपुट डिवाइस से आपने कैप्चर कर लिया। इनपुट देना है तो इनपुट तो हम कैसे भी दे, इनपुट तो हम कुछ भी दे सकते हैं ना, टेक्स्ट भी दे, हमारा सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट भी ले रहा है, फोटो भी ले रहा है, डॉक्यूमेंट भी ले रहा है, वॉइस भी ले रहा है, वीडियो भी ले रहा है, तो कोई भी चीज़ हम दे सकते हैं। वीडियो अगर देना है तो वीडियो डिवाइस से हम दे देंगे, यूज़ वीडियो डिवाइस। तो वीडियो डिवाइस का भी ऑप्शन उसमें होना चाहिए कि अगर वीडियो इनपुट करने का हो तो हम उसको भी इनपुट कर सकें। ठीक है, और आपकी जो डिवाइसेस हैं इनपुट डिवाइसेस, उनसे भी हम, इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आएगा, इनपुट डिवाइसेस में आपका माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन। ठीक है, और आपका कैमरा, माइक्रोफोन, जैसे हम ये माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, दिस इज इनपुट डिवाइस फॉर इनपुटिंग द वॉइस इनटू द सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर कुछ इनपुट वैलिडेशंस भी होना चाहिए डेटा एंट्री में। क्या, ये सब हम टॉपिक आपको बुक से पढ़ा रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, इनपुट वैलिडेशंस भी होना चाहिए। इनपुट वैलिडेशंस का मतलब है कि यूजर ने अगर इनपुट दिया, यूजर गिव गिव इनपुट, तो इसका इनपुट क्या होना चाहिए, चेक, चेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जो इनपुट दिया है ये वैलिड है या नॉट वैलिड है। ये बात समझ में आ रहा है, वैलिड है तो जो भी एक्शन हो, एक्शन वन, अगर वैलिड नहीं है तो जो भी है उससे हम करेंगे एक्शन टू। ठीक है, इस तरह से हम इनपुट वैलिडेशंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, इनपुट वैलिडेशंस इसे कहते हैं। इनपुट वैलिडेशंस में एक चीज़ और भी आती है, इनपुट वैलिडेशन में क्या, इनपुट वैलिडेशंस में जैसे आप चेक भी कर सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए कि किसी ने, कोई एम्प्लॉई है, मान लीजिए कि एम्प्लॉई है, अब एम्प्लॉय ने डेट ऑफ बर्थ डाली, मान लीजिए आज ही आपकी कंपनी है, कोई कंपनी है, आप उसमें एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ डलवा रहे हैं, तो एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ के लिए ये कॉलम बना है। अब एम्प्लॉय ने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाली, मान लीजिए कि एम्प्लॉय ने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली 1 मार्च
2010। तो ये तो सही है, लेकिन ये जो है सॉफ्टवेयर इसको इनवैलिड कर दे। इनवैलिड क्यों कर देगा? ये इनवैलिड है क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय होगा वो 18 प्लस होगा, और 2010 से 2020 में 10 ही साल तो हो रहा है। 10 साल हो रहा है, 10 साल का तो एम्प्लॉय होगा नहीं, तो माइनर होगा, बच्चा होगा। तो ये क्या है? लॉजिकल एरर। ये लॉजिकल एरर है, फिजिकल एरर नहीं है। डेट सही दी है लेकिन लॉजिकल एरर है, इसलिए ये क्या दे देगा? इनवैलिड एंट्री, इनवैलिड इनपुट दे देगा। तो इस तरह का भी हमारा टेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने एज दी, एज्यूम कि एक एम्प्लॉय है, वहां पर आप उसकी एज मांग रहे हैं। एज, एम्प्लॉय की एज सॉफ्टवेयर में इनपुट की जा रही है, एम्प्लॉय एज। अब उसने दे दी 71। तो ये क्या होना चाहिए? इसको शो करना चाहिए इन वैलिड। इस तरह के वैलिडेशन, क्योंकि ये लॉजिकल एरर है, 71 का एम्प्लॉय होगा ही नहीं। 60, 62, 61 में एक्सपायर हो, वो सॉरी रिटायर हो जाते हैं। एक्सपायर ना करे भाई कोई, है ना? एक्सपायर एक्सपायर नहीं होना चाहिए। डिजाइन ऑफ आउटपुट एंड कंट्रोल। अब आउटपुट और उसका आउटपुट डिजाइन के लिए, ये तो ये एंट्री लेवल पे था कि इनपुट देने के लिए था। ठीक है, अब आते हैं जब आप आउटपुट बना रहे हो, जब आप सॉफ्टवेयर में आउटपुट डिजाइनिंग कर रहे हो, तब आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। देखते हैं भाई क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो ये होना चाहिए कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे आउटपुट का पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ आउटपुट, हु नीड इट, इसको किसकी जरूरत है, हु नीड इट, मतलब इस सॉफ्टवेयर को किसको चाहिए, कौन सा पर्सन इसको यूज करेगा। जैसे बैंक है, अब बैंक में जो कैशियर होगा उसके लिए जो आउटपुट होगा वो अलग होगा, जो कस्टमर होगा उसका आउटपुट अलग होगा, जो बैंक मैनेजर होगा उसके लिए जो आउटपुट होगा वो अलग होगा। तो हु नीड इट ये भी ध्यान में हमें रखना है। और क्या करना है? रीजन जानना है, रीजन ऑफ आउटपुट, आउटपुट का क्या रीजन है। रीजन का मतलब, जैसे कस्टमर ने कहा हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो उसका रीजन क्या है? कि उसको देखना है ट्रांजैक्शन के, एक महीने में उसने कितना करा है, एक साल में कितना करा है। तो रीजंस होने चाहिए। वे टू यूज आउटपुट, जो आउटपुट मिलेगा उसका क्या तरीका यूज करने का, यानी कि पेपर पे देखेगा, मॉनिटर पे देखेगा, टेक्स्ट मैसेज जाएगा, मेल जाएगा, क्या है उसका तरीका, क्या है आउटपुट देखने का। ठीक है, आउटपुट कैसे देखा जाएगा। अब इसमें कुछ है, आउटपुट डिजाइन ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिट यूजर, कलर अप्रोप्रिएट। अब आउटपुट के डिजाइन के यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटपुट डिजाइन। इसमें क्या क्या है कि आउटपुट फिट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे बिल्कुल फिट हो जाए आउटपुट, एक ही स्क्रीन का आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? आउटपुट कैसा होना चाहिए? हमें ध्यान में रखना है आउटपुट अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। स्मूथ कलर होना चाहिए, कलर में भी स्मूथ होना चाहिए, मतलब बहुत डार्क कलर आउटपुट में यूज नहीं करना चाहिए, स्मूथ कलर होना चाहिए। ठीक है, मीनिंगफुल हेडिंग्स होना चाहिए, उसमें जो हेडिंग्स हो
वो कैसी हो, मीनिंगफुल होना चाहिए। ये सब चीजें ध्यान में रखना है। और भी ध्यान रखना है जब आप आउटपुट को डिजाइन कर रहे हो, आउटपुट डिजाइनिंग जब चल रही हो आपकी, तो उसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये आउटपुट का टाइप क्या है। टाइप ऑफ आउटपुट 3 तरह का होता है। इंटरनल आउटपुट, एक्सटर्नल आउटपुट। ऑपरेशनल आउटपुट। ठीक है। इंटरनल जो आउटपुट है, अब ये इंटरनल आउटपुट क्या है? इंटरनल आउटपुट का मतलब हो गया जो ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे मान लीजिए कि बैंक है, बैंक में जो आउटपुट, जैसे कैशियर है, ठीक है, कैशियर यूज कर रहा है आउटपुट, मैनेजर यूज कर रहा है, या वहाँ का जो स्टाफ है वो यूज कर रहा है आउटपुट। ठीक है, कैशियर, मैनेजर, स्टाफ, ये इंटरनल आउटपुट्स है। एक्सटर्नल आउटपुट जो बैंक में जो कस्टमर यूज करता है, कस्टमर को बैंक का स्टेटमेंट मिलता है, और कैशियर को या इंटरनल जो स्टाफ है उसको सारे, वो सारे कस्टमर का आउट बैंक बैलेंस देख सकता है, तो उसके लिए जो आउटपुट आएगा वो ऑल कस्टमर के लिए आएगा, तो वो इंटरनल हो गया। लेकिन जो एक कस्टमर को मिलता है, और कस्टमर को जो पासबुक मिलती है उस पर जो छपा रहता है, वो आउटपुट कस्टमर के लिए है, तो वो एक्सटर्नल आउटपुट हो गया फॉर कस्टमर। जैसे आप कहीं पे जाते हैं और आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपको बिल मिलता है, तो जो बिल आपको मिला, दैट इज द एक्सटर्नल आउटपुट। और जो उन्होंने दिन भर बेचा है, शाम को उसकी इसकी रिपोर्ट निकालते हैं, वो रिपोर्ट हमारा क्या हो गया? इंटरनल आउटपुट। अच्छा, ऑपरेशनल आउटपुट क्या है? ऑपरेशनल आउटपुट ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट से यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉइंट 1 है, ठीक है, यहाँ से कोई आउटपुट निकला, मान लीजिए कि यहाँ से आउटपुट निकला, और दिस आउटपुट बिकम द इनपुट ऑफ पॉइंट नंबर 2। यानी कि आप ऐसा कह लीजिए कि एक एम्प्लॉय है अंदर, ठीक है, उसने कोई आउटपुट जनरेट किया, और दैट आउटपुट इज यूज्ड बाय अनदर एम्प्लॉय, तो दैट आउटपुट बिकम इनपुट। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट पे कोई भी, जैसे मान लीजिए कि इंटरनली जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट के लोग, एक कोई रिपोर्ट आई, मान लीजिए कि एक रिपोर्ट मिली लोन की, तो लोन बैंक में लोन की रिपोर्ट बनाई गई, उसमें 100 कस्टमर के नाम डालेगा, 100 कस्टमर की रिपोर्ट मिली, वो रिपोर्ट आउटपुट बन गई, तो आउटपुट दे दिया गया। अब क्लियरेंस डिपार्टमेंट ने उस 100 लोगों की डिटेल को फिर से इनपुट करा, और आगे उसको क्लियरिंग के लिए भेज दिया। तो क्लियरेंस डिपार्टमेंट के लिए लोन डिपार्टमेंट का आउटपुट क्लियरेंस डिपार्टमेंट के लिए क्या बन गया? इनपुट बन गया। तो उसे हम कहते हैं ऑपरेशनल आउटपुट, यानी कि ऐसे आउटपुट जिनसे फर्दर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सके, तो उसे हम ऑपरेशनल आउटपुट कहते हैं। एक्सटर्नल आउटपुट जो कस्टमर को मिल रहा है, फाइनल एंड यूजर को जो मिल रहा है, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर फॉर एंड यूजर। ओके, एंड यूजर। और इंटरनल आउटपुट मींस जो इंटरनली एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, वो हमारा इंटरनल आउटपुट है। अब इंटरनल आउटपुट को अगर हम फिर से इनपुट दे दें तो वही हमारा ऑपरेशनल आउटपुट बन जाएगा। तो दिस इज योर, ठीक है। फिर होता है कि भाई आउटपुट का फॉर्मेट कैसा हो। फॉर्मेट मतलब दिखने में कैसा हो। फॉर्मेट ऑफ आउटपुट, जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारा आउटपुट जो है वो दिखने में कैसा हो। तो एक तो यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या, मतलब टेबुलर फॉर्म रख लीजिए। टेबुलर फॉर्मेट मतलब कोई भी आउटपुट निकले वो टेबल के फॉर्म में निकले, रो और कॉलम के फॉर्म में निकले, टेबुलर फॉर्मेट।
या पिक्चर के फॉर्म में निकले, जैसे चार्ट है इस तरह का कोई, तो ग्राफिक निकले, ग्राफिकल फॉर्मेट। ग्राफिकल फॉर्मेट है, ठीक है। और ग्राफिकल फॉर्मेट में अब इसमें जो टेबुलर फॉर्म है, इसमें हमारा डेटा कैसे निकलेगा, जैसे कोई आउटपुट है तो वो ऐसा रो और कॉलम के फॉर्म में निकलेगा। ग्राफिकल में कोई चार्ट बन गया है, वो चार्ट का कोई इस तरह से ऐसे करके दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए दे दिया यहाँ दे दिया 90%, यहाँ दे दिया 10%, यहाँ दे दिया 2%, इस तरह का जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है आपका आउटपुट टेक्नोलॉजी, ओके। अब जैसे इनपुट टेक्नोलॉजी में जो इनपुट डिवाइसेस हम यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर एक चीज और भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू टेक आउटपुट। कौन सी डिवाइस, यानी कि आउटपुट डिवाइसेस में ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि भाई, जैसे कि कौन सी डिवाइस यूज करेंगे उस हिसाब से हम अपना आउटपुट भी डिजाइन करेंगे। अगर ये कहा जाए एक ऑटोमोबाइल की कंपनी, उससे ये कहा जाए आपकी गाड़ी कीचड़ में चलेगी, गड्ढों में चलेगी, तो वो कीचड़ और गड्ढों में चलने वाली और उनको संभालने वाली गाड़ी ही बनाएगी जो गड्ढों में चल सके, शॉकर्स बड़े बड़े लगाएगी, पहिए बड़े बड़े लगाएगी, उसकी जो क्या कहते हैं, शॉकर की जो पावर है वो ज़्यादा करेगी, जो पिकअप टॉर्क है वो सब ज़्यादा कर देगी, उसके हिसाब से डिज़ाइन करेगी। अब अगर आपसे ये कहा, आप ये कहें कि नहीं हमारी गाड़ी जो है, हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर ही एक विभाग से दूसरे विभाग में सिर्फ चलेगी, इतनी दूर गाड़ी चलेगी बस, और एकदम प्लेन सरफेस है, तो गाड़ी बहुत ज्यादा पिकअप की, बहुत ज्यादा शॉकर की, बहुत ज्यादा उसकी बनाने की क्या जरूरत है, लाइट व्हीकल बना दिया जाएगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जो आउटपुट यानी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका आउटपुट लेने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होगी। तो आउटपुट डिवाइसेस बहुत सारी हैं, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस, ये फंडामेंटल में आपने पढ़ा हुआ है। मॉनिटर पे है, प्रिंटर यूज हो रहा है, ठीक है, स्पीकर यूज कर रहे हैं, स्पीकर आप यूज कर रहे हैं, प्लॉटर यूज कर रहे हैं। प्लॉटर होता है ना जो बड़े मैप वगैरह निकालने के काम में आता है, ग्राफिक्स निकालने का काम आता है, बिल्डिंग के नक्शे निकालने के काम में आता है, और सिविल इंजीनियरिंग में बेसिकली ये प्लॉटर यूज होता है, ठीक है। तो कहाँ पर आपको देखना है, किस डिवाइस पे यूज करना है, इसके हिसाब से आप आउटपुट डिजाइन करेंगे, आउटपुट डिजाइन करेंगे। देखो सेम सॉफ्टवेयर जो है तुम मोबाइल में खोलो, वही सॉफ्टवेयर तुम लैपटॉप में खोलो, वही सॉफ्टवेयर तुम डेस्कटॉप में खोलो, तो तुमको डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। तो वो पहले ही टीम ये निर्धारित कर लेती है कि अगर इसको मोबाइल पे खोला जाएगा तो इसका डिजाइन ऐसे करना है, लैपटॉप पे खोला जाएगा तो इसका डिजाइन ऐसे करना है। क्लियर है ये? तो दिस इज अबाउट योर आउटपुट टेक्नोलॉजी। अच्छा, प्रिंटर में भी अगर आप यूज कर रहे हैं, तो प्रिंटर में जो कर रहे हैं, नॉर्मल नॉर्मल आप पेपर यूज कर रहे हैं, या आप फोटो पेपर यूज कर रहे हैं, ये भी डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए फोटो पेपर के लिए है, आउटपुट फोटो पेपर पे निकलेगा, तो जाहिर सी बात है जो आपके आउटपुट की जो फोटो वीडियोस वगैरह होंगी या पिक्चर होंगी वो हाई रिजोल्यूशन की होनी चाहिए, तब बहुत अच्छा फोटो पेपर पे निकलेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिजाइन, सिस्टम डिजाइन ऑफ इनपुट और आउटपुट, ठीक है। इनपुट डिजाइन के लिए, आउटपुट हम लोग पढ़ क्या रहे थे, ये फिर से समझ लीजिए पूरी चीज। जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जो भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, इनपुट डिजाइन, आउटपुट डिजाइन। तो हम यहाँ यही पढ़ रहे थे, इनपुट डिजाइन और आउटपुट डिजाइन, ठीक है। फिर डेटाबेस डिजाइन, इंटरफेस डिजाइन, ये पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ लिया। क्लियर है ये? So this is all about your input design and output design. Okay, that's it. Thank you.